प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर केवड़िया में आरोग्य वन और चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क का किया उद्घाटन। पार्क का उद्देश्य पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसरों के सृजन एवं राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। औद्योगिक विकास आयुक्त ने कहा, सरकार की मेहनत का परिणाम है देश में आई प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार देखी जा रही है गिरावट। अब तक देश में 73,15,979 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट पहुंचा 90.99%। अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुल नबी का पर्व। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। मौलानाओं ने कहा, गाइडलाइन का पालन करते हुए करें इबादत। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। देखते हैं मेरे साथ समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस वन में करीब 5 लाख से अधिक औषधियां हैं। प्रधानमंत्री ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठकर पूरे वन का चक्कर लगाया। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। आरोग्य वन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता मॉल का उद्घाटन किया। यहां देश के अलग अलग हिस्सों और संस्कृति से जुड़े हैंडलूम के सामान मिल जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसे में यहां एक ही जगह पर लोगों को देश के अलग अलग हैंडलूम प्रोडक्ट मिल पाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां पार्क का जायजा लिया और मक्खन भी निकाला। फल सकम की हम घूमो, जानो कैसे होता सब आहार। जो भी सब्जी लिए खेतों में जाता, हर बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ बनाता। गाजर मटर पालक को सर्दी में ही आते हैं। अंगूर आम तरबूज पपीते हम गर्मी में खाते हैं। बेमौसम के फल और सब्जी कभी भी तुम ना खाना। सही समय से अच्छा खा के खूब स्वस्थ बन जाना। कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइंटिफिक आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का आज लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल ने लखनऊ स्थित राजभवन में किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर और इस संस्था के ही प्रकाशन विभाग के प्रमुख निमिष कपूर इस पुस्तक के क्रमशः प्रमुख संपादक और संपादक हैं। 13 अध्यायों में प्रकाशित इस पुस्तक में कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी साइंस कार्टून्स के जरिए प्रस्तुत की गई है। पुस्तक में महामारी से लेकर वैश्विक महामारी कोविड-19 और उससे जुड़े लक्षणों, बीमारी की रोकथाम और सावधानियों का साइंस ट्यून के माध्यम से रोचक चित्रण किया गया है। विज्ञान विषयक कार्टून्स को साइंस ट्यून कहा जाता है। साइंस ट्यून के माध्यम से विज्ञान से जुड़े जटिल तथ्यों को भी आम जन के लिए बेहद रोचक एवं हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने का प्रयास किया जाता है। इसमें नवीन शोध, विभिन्न वैज्ञानिक विषय, डेटा और वैज्ञानिक आधारित अवधारणाएं शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसरों के सृजन एवं राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक सुगमता हुई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इस बात का प्रमाण है कि बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 3 सालों में 14th रैंक से 12 रैंक ऊपर आए हैं और इस बार हम लोग की रैंक 2nd रही है ऑल ओवर इंडिया। इस बार जो हम लोगों को रिफॉर्म प्लान लागू करना था, 187 प्लान लागू करने थे, उसमें से हम लोगों ने 186 सुधारों को, रिफॉर्म्स को लागू किया। इसके अलावा अब जो हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं, वो जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम करने के लिए, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कंप्लायंस बर्डन है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
3-4 चीज़ों को हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक तो रिन्यूअल्स का जो प्रोसेस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, इंस्पेक्शंस और जो फाइलिंग करनी होती है उनको वेरियस रिटर्न्स की, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 80 इस तरह के प्रोसेसेस को सिलेक्ट किया गया है जो 15 डिपार्टमेंट्स में के अक्रॉस हैं, और उन 80 में से 52 प्रोसेसेस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई भी कर दिया है, और बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया कि राज्य में विगत 6 माह में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निवेश की परियोजनाओं के लिए 426 एकड़ भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में 40 से अधिक निवेश आशयों को आकर्षित करने में सफलता मिली है, जिनमें जापान, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत 10 देश हैं, जिनके 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सम्मिलित हैं। टीम बनाई हुई हैं और वेरियस कंट्रीज़ के साथ मिल करके, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, कोरिया, इनसे भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट लीड्स मिली हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट द लीड्स हैव दो प्रोसेसेस हैव फ्रक्टिफाइड, बट इन्वेस्टमेंट लीड्स मिली हैं जिनको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो मैंने मेंशन करे थे, आई विल गिव सम मोर डिटेल्स। हीरानंदानी ग्रुप ये डेटा सेंटर में 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। उनको ज़मीन 20 एकड़ ज़मीन ग्रेटर नोएडा में अलॉट हो गई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिल गई है। जल्दी ही वो लोग काम शुरू करेंगे और नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। देयर इज अनदर कंपनी, अ ब्रिटिश कंपनी बाय द नेम ऑफ एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड और एबी मॉरी, ये ईस्ट बनाने के लिए 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्होंने बरगढ़ में ज़मीन अलॉट यूपी सीडा से करा ली है। बागपत जनपद के बसी गांव में भाजपा सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने देश के पहले पोर्टेबल माइक्रो सोलर पंप का लोकार्पण किया। 2.5 किलोवाट का ये सोलर पंप किसानों की सिंचाई के लिए बड़ा मददगार होगा और कोई भी ग्रामीण सोलर पंप का उपयोग कर सकता है। बसी गांव में डॉक्टर सतपाल सिंह ने पोर्टेबल सोलर पंप का लोकार्पण करने के बाद कहा कि यह सोलर पंप दुनिया का पहला सोलर पंप है जो कहीं भी ले जाया जा सकता है। सोलर पंप से 200 लाइट जला सकते हैं। एक ग्रुप में 4 गांव को लिया गया है और यह सोलर पंप ग्राम पंचायत को दिया गया है। यह फसलों की सिंचाई के लिए बड़ा मददगार होगा। इससे एक और किसानों की बिजली की बचत होती है तो दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश से यह पंप संचालित होगा। इससे नलकूप भी चलाया जा सकता है और घरों पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। दुनिया में सबसे पहले यह सोलर पंप बसी गांव को दिया गया है। इसके बाद 20 गांवों को और यह सोलर पंप दिए जाएंगे। किसान, जैसे आपने पूछा, एक किसान को क्या फायदा होगा। आज हम बड़ा बोरिंग करते हैं, छोटा बोरिंग करते हैं। छोटा बोरिंग करके आप जो है 2-3 जगह बोरिंग कर लीजिए और जहाँ मन करे इसको चला लीजिए। तो उससे जो है मतलब जो इतना जो है उसका जो फायदा है कि किसानों को पैसा नहीं लगेगा। सोलर ऊर्जा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। घर के अंदर रखो, बाहर रखो, और आपस में जो सहयोग होगा लोगों का, गांव के लोगों का, क्योंकि गांव में जैसे मैंने कहा था, जैसे ट्रैक्टर लोग किराए पे देते हैं, अगर कुछ लोगों की डिमांड होगी कि हमको अभी जो इसके खर्चा जो आ रहा है 3 लाख के आसपास है, ज़्यादा लोग होंगे तो इसके खर्चा जो है और कम हो जाएगा। अभी हम ये 20 गाँवों को दे रहे हैं और पहला हिंदुस्तान का सबसे पहला ये पोर्टेबल जो है हम लोगों ने माइक्रो सोलर पंप जो दिया है, ये बसी गांव को ये सौभाग्य मिला है सबसे पहले इनको मिलने का। इसके बाद दूसरे 20 गांवों को हम लोग इसको देने वाले हैं। सरकार का तो कदम अच्छा है और किसानों को भी फायदा है, लेकिन इसकी जो पानी की क्वालिटी है वो थोड़ी है। अगर जैसा इतना पानी देता है, 1 इंची 2 इंची पानी मुश्किल से देता है, तो वो बड़ी काश्तकारी में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए या तो इसका पानी बढ़े, डबल पानी हो जाए, या फिर इसका कोई ऐसा सिस्टम बने कम से कम 3 इंची पानी तो हो। हालांकि आजकल विद्युत बहुत महंगा हो गया है किसान के लिए। कम से कम 2200 रुपये महीना है ना हर 12 का। किसी का कितना ही भरे हो कितना ही नहीं हो, किसान बहुत दुखी हो रहा है। तो इस करके हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है वो।
1000-2000 रुपये जो बिल आवे करीबन, वो तो पावर के हिसाब से आवे, तो इससे जो है छोटे किसानों को राहत मिलेगी। अगर ये तब्दील 3 इंची या 4 इंची डिलीवरी वाले में कामयाब हो तो इसका और किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो। ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का एक ऐतिहासिक काम है। पूरे देश में सबसे पहले बागपत के बसी गांव में आज इसका उद्घाटन हुआ है। किसानों को बहुत बड़ा फायदा इसका मिलेगा। 2 पावर का पोर्टेबल एक सोलर पैनल बनाया है, इससे लोग इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये एक जगह 4 गांवों को दिया गया, 4 गांव मिलकर इससे बड़ा पंप भी चला सकते हैं। पूरे गांव में कोई फंक्शन है वो भी कर सकते हैं। यह सभी के आम आदमी के लिए सुलभ होगा। इसके लिए सरकार को बार बार धन्यवाद। भारत में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 73,75,989 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.99% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.50% रह गई है। देश में फिलहाल 6,03,687 सक्रिय मामले हैं। समाचार अभी आगे और भी हैं, लेकिन पहले देखते हैं छोटा सा विराम। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। छुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ताई के लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जौनपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मल्हानी के नौपेड़ा बाजार स्थित यादवेश इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार का चुनाव हो या प्रदेश का उपचुनाव, भाजपा सभी जगह जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने कहा कि देवरिया के साथ साथ जौनपुर में जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात साफ जाहिर है कि मल्हानी में इस बार भाजपा की जीत हो रही है। जनता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। हर जगह विकास हो और विकास तीव्र गति से हो, इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। यही आह्वान हम लोगों ने किया है और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी उत्सुकता दिखाई है, वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण सभी जगह पर है। चाहे वो बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर संखवार के समर्थन में घाटमपुर में क्षेत्र की जनता के बीच जाकर चुनावी प्रचार किया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार से लिप्त बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और इस मुद्दे को जनता के बीच आशीर्वाद मिलने और कांग्रेस प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेंगे। तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर हम आज घाटमपुर की जनता के बीच में आए हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि घाटमपुर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर जी भारी मतों से जीते। सीतापुर में धान खरीद की सरकारी प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। पिछले 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद की शुरुआत धीमे होने से जनपद को आवंटित लक्ष्य से पिछड़ जाने की आशंका के बाद सरकारी मशीनरी की तत्परता और क्रय केंद्रों पर बेहतर इंतजामों के चलते अब धान की खरीद रफ्तार पकड़ रही है। सीतापुर में धान खरीद के लिए 105 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों से धान खरीदा जा रहा है। क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए आए किसानों को अधिक इंतजार न करना पड़े और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। प्रत्येक किसान को टोकन दिए जा रहे हैं। जिला खरीद प्रभारी अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि धान विक्रय करने वाले किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसको देखते हुए क्रय केंद्रों पर ही पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है, जिसके साथ ही 100 कुंटल से अधिक धान लाने वाले किसानों की उपज की पहले तौल किए जाने का प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 5161 किसानों का धान खरीदा जा चुका है, जिसके एवज में 48 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जनपद सीतापुर में 1,75,000 मीट्रिक टन धान की खरीद किए जाने का लक्ष्य मिला है। हम लेवी पे धान लाए थे यहाँ पे, और हमारा मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाद में टोकन नंबर हमें मिला है। हम अपनी ट्राली लाए हैं, तौल गई है ट्राली, उसमें कोई भी समस्या नहीं हुई। अधिकारियों ने पूरा हमारा सहयोग किया है। मैं यहाँ 5-6 दिन से हूँ, यहाँ पर सब नंबर से चल रहा है। बस ये जैसे टोकन लगा हुआ है, टोकन पे आते हैं और टोकन पे लगते हैं। जैसे टोकन लगा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई किसान की आपस में लड़ाई नहीं होती है, और में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है सब सेंटर पे बढ़िया चल रहा है। जी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, सत्यापन भी हो गया है उसका, और हम यहाँ कभी कल आए थे समय से, और सभी नंबर के हिसाब से हमारी भी ट्राली खुली गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए शासन प्रशासन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले मेरा रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ, तो रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब टोकन यहाँ पे मिला। टोकन नंबर मिलने पे ट्राली लेके आए, दूसरे दिन तौला गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मैंने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर मेरा SDM साहब के यहाँ सत्यापन भी हो गया मेरे रजिस्ट्रेशन का, और मेरा धान जो है यहाँ पे टाइमली टोकन मिल गया मुझे, और मेरा धान खुल गया है। थोड़ा बहुत रह गया, वो भी 1-2 दिन में खुल जाने का आश्वासन मुझे यहाँ अधिकारियों द्वारा मिला हुआ है, और मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए लगातार लखनऊ पुलिस समेत प्रदेश की पुलिस प्रयास कर रही है, जिसके तहत पिंक स्कूटी पुलिसिंग और प्रदेश में 1500 से 35 थानों में मिशन शक्ति बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ में कल इसी के तहत पिंक स्कूटी पुलिसिंग का अभियान चलाया गया। स्कूटी पर सवार महिला पुलिसकर्मियों ने कई इलाकों में महिलाओं से वार्ता की। इस पुलिसिंग के जरिए जहां महिलाओं में सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा, वहीं अभियान पर ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि सरकार की मंशा अनुरूप पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रही है। शासन का यह फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और महिला शक्ति मिशन शक्ति जिसको कहा गया है, इसके तहत हमारे जनपद को, हमारे कमिश्नरेट को भी पिंक स्कूटीज़ और जो पिंक पेट्रोल वाहन जो है 4 व्हीलर वो दिए गए हैं। चूँकि यह जनता में आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला एक बहुत ही उत्तम कारक है, इसी के तहत आज हम लोगों ने हजरतगंज, जो कि पूरे लखनऊ का मेन शहर है, मेन बाज़ार है, पे 1-to-1 इंटरेक्शन किया। जो लेडीज़ हमारी जो पिंक पेट्रोल की जो स्कूटीज़ की जो लेडीज़ हैं उनके साथ, और इन्होंने सामान्य जनता के साथ भी इंटरेक्शन किया। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि ताकि हमारे लखनऊ में, हमारे प्रदेश में हमारी सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी सारी बहनें सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामनगरी अयोध्या को भव्यता देने के लिए शासन प्रशासन के कवायद जारी है। मास्टर प्लान 2031 को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बैठक की अध्यक्षता उप प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने की। विकास प्राधिकरण के वित्त एवं लेखाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या को संवारने के लिए अमृत योजना के तहत स्टैटिक्स कंपनी मास्टर प्लान 2031 तैयार कर रही है। बैठक में मौजूद सभी 25 विभागों ने अपने प्रस्ताव पेश किए, जिसके बाद सभी प्रस्ताव को मास्टर प्लान में शामिल
शामिल किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मास्टर प्लान 2031 मार्च 2021 तक तैयार हो जाएगा। वित्त एवं लेखा अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किस किस विभाग को आवासीय बनाने हैं, उसको किसको अस्पताल बनाना है, किसको रिवर फ्रंट बनाना है, इन सभी के लिए प्राधिकरण जमीन मुहैया कराएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जमीन पर लैंड यूज को लेकर समस्या आ रही है, लेकिन उसका जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। बैठक में अयोध्या के भावी विकास एवं वर्तमान में चल रही योजनाओं को लेकर मंथन किया गया। अयोध्या का मास्टर प्लान 2031 बन रहा है। इस समय ये अमृत योजना के तहत बन रहा है। स्पेशल एक कंपनी है वो कर रही है। सर्वे काम हो चुका है और NRAC से उसका जो फुटप्रिंट होता है वो तैयार हो चुका है। इसमें अयोध्या के भावी विकास को देखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स के जो भी वर्तमान में जो चल रहे हैं कार्यक्रम वो तथा जो भविष्य में और प्रस्तावित हैं उन सब का मांगा गया था कि प्रस्ताव हमको दे दें। तो उस प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद हम अपने जो कंपनी जो मास्टर प्लान तैयार कर रही है उसके साथ इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, जिससे कि कोई अव्यवस्थित और अनियोजित विकास की संभावना नहीं रह जाएगी। इसमें ये फायदा होगा कि यदि कोई किसी विभाग का कोई प्रस्ताव है कहीं पे आवास बनाने का, कहीं पे इंडस्ट्री बनाने का, कहीं पे चिकित्सालय बनाने का, या कहीं पे रिवर फ्रंट बनाने का, या कोई आवासीय कार्यक्रम का, तो लैंड यूज की दिक्कत आती है। अगर कृषि भूमि है तो हम अगर उनका प्रस्ताव आवासीय का है तो उसको आवासीय में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक समग्र भावी विकास को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कि सभी विभाग, लगभग सभी विभाग पार्टिसिपेट किए थे। हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा इसको लीड किया गया था और सारे प्रस्तावों को समाहित करते हुए हमने जो मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी है उसको प्राप्त करा दिया है। आज ईद मिलादुलनबी है और मुसलमान इसे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन यानी ईद मिलादुलनबी के तौर पर मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल माह की 12 तारीख को मक्का में हुआ था। आज के दिन यानी ईद मिलादुलनबी को मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब में ऐसे समय में हुआ जब वहां हर तरफ अंधकार छाया हुआ था, नैतिकता लगभग समाप्त हो गई थी, अमानवीय प्रथाओं का चलन आम था। ऐसे में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने दुनिया को एक साथ प्यार से मिलकर रहने का रास्ता बताया। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के आखिरी नबी हैं। आपने मानवता का जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आपकी शिक्षा में गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना, बेसहारों को सहारा देना, महिलाओं का आदर करना, हर परेशान इंसान की मदद करना और बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना और बड़ों का आदर करना शामिल हैं। इस बार जो ईद मिलादुलनबी मनाई जा रही है उसमें सरकार के आदेशानुसार समाजी दूरी का पालन किया जा रहा है। ईद मिलादुलनबी के अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैं इस अवसर पर देश की जनता और खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं जो इसे ईद मिलाद या मिलादुलनबी के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को प्यार और भाईचारे का संदेश दिया और इंसानियत की राह पर चलना सिखाया। वे बराबरी और सौहार्द के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की हिदायत और कुरान के अनुसार हमें समाज को अच्छा बनाने और देश में शांति और सौहार्द बनाने का प्रयास करना चाहिए। ईद मिलादुलनबी के अवसर पर मुसलमान जगह जगह जलसा जुलूस निकालते हैं और उनसे अपनी श्रद्धा का सबूत देते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश ईद मिलादुलनबी आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का असर इस त्यौहार पर भी देखने को मिला। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सीमित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ में उठने वाले 2 बड़े जुलूसों को स्थगित कर दिया गया है। सीमित संख्या में लोग दरगाहों और मस्जिदों में इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि महामारी को देखते हुए लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी जुलूसों और इबादतगाहों में पालन किया जा रहा है। आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर मैं तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और सब लोग इस बात के भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि ऐसे हालात में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सब लोग फॉलो कर रहे हैं और जुलूस जलसे नहीं मुनक्किद किए गए हैं। और सबसे मेरी यही अपील है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंसानियत का पैगाम है, उस पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करने के लिए उसकी तलकीन करें, तभी जा कर के हम लोग सही तौर पर आज के इस मुबारक दिन को मनाने वाले। बरेली में ईद मिलादुल नबी का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जुलूस निकाला गया। जुलूस में केवल 100 लोग ही शामिल हुए और पैगंबर इस्लाम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। जुलूस पुराने शहर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दरगाह आला हजरत पर समाप्त हुआ। बरेली में पिछले 100 वर्षों से ईद मिलादुल नबी पर जुलूस मोहम्मदी निकालने की परंपरा है, जो आज भी कायम है। देखिए, ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर में रवाना होने वाला है और बहुत मुख्तसर सी संख्या में ये रवाना होगा। सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए जो भी है कम से कम लोग 100-125 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बरकरार रखेंगे लोग और मास्क लगे हुए होंगे। केंद्र सरकार ने अवकाश यानी LTC वाउचर स्कीम का फायदा अब निजी कंपनियों और तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। LTC किराए के बराबर के नगद राशि के भुगतान पर आयकर छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। इस रिवायत में प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये डीम्ड LTC किराया दिया जाएगा और यह राशि आयकर से मुक्त होगी। शरद पूर्णिमा पर कोविड-19 के नियमों के बीच नियमानुसार खोले गए वृंदावन में भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। रंगनाथ जी मंदिर सुबह निर्धारित समय से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान रंगनाथ के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। विधि विधान से मंदिर के पश्चिम द्वार पर पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के द्वार खुलते ही भक्त भगवान रंगनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठे। श्रद्धालुओं का मुख्य द्वार पर तापमान नापने के बाद सैनिटाइजर कराकर ही प्रवेश दिया जा रहा था। बिना मास्क के श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेड किया गया है, गोले बना के उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा जा रहा है। बाहर घुस रहे हैं तो उनका टेम्परेचर, तापमान भी देखा जा रहा है और सैनिटाइज भी किए जा रहे हैं हाथ। और चूँकि मंदिर काफ़ी बड़ा है तो उस तरह की समस्या नहीं आ रही है कि भाई एक दूसरे से मतलब चिपट के लोग खड़े हों। काफ़ी जगह है तो आराम से लोग आ रहे हैं। प्रवेश द्वार अलग बनाया गया है, निकास अलग बनाया गया है, तो लोग आ रहे हैं और निकल रहे हैं। एक संकट काल का अवसान का समय है, कोरोना महाकाल। ऐसा इतिहास में ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। इतने दिन मंदिर बंद रहे, लगभग 7 महीने मंदिर बंद रहे। वृंदावन के ब्रजवासियों की जो कि सारी व्यवस्था इसी मंदिरों के ऊपर आधारित है, उस मंदिर की व्यवस्था का पुनः संचार होगा, पुनः चक्र घूमेगा, ऐसी हमारी आशा है। और सभी तीर्थयात्री जो वृंदावन में आएंगे, रंगनाथ मंदिर का दर्शन करके प्रसन्नचित्त होंगे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 180 वर्ष पूर्व में हुआ है। यहाँ पांचरात्र विधि से विधिवत कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। कोरोना काल में 22 मार्च से जैसा प्रशासन का निर्देश था उसके अनुसार मंदिर का बंद रहा, लेकिन विधिवत यथावत जो भी मंदिर के उत्सव वगैरह थे बराबर यथावत यहाँ पर हुए। भोगराग, अर्चना इत्यादि सब एका कार्य यहाँ पर संपन्न हुए। जो प्रमुख लोग हैं सबका बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान यहाँ की रंगनाथ मंदिर की जो प्रबंध कमेटी की CEO हैं बहन अंगा श्रीनिवासन जी, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने इस बात को समझा कि अब डिस्टेंस के साथ दर्शन कराए जाएं तो बहुत से श्रद्धालुओं को वंचित नहीं रहना पड़ेगा दर्शन से। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर केवडिया में आरोग्य वन और चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क का किया उद्घाटन। पार्क का उद्देश्य पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना।
प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसरों के सृजन एवं राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। औद्योगिक विकास आयुक्त ने कहा, सरकार की मेहनत का परिणाम है देश में आई प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार देखी जा रही है गिरावट। अब तक देश में 43,73,15,979 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट पहुंचा 90.99%। अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुल नबी का पर्व। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। मौलानाओं ने कहा, गाइडलाइन का पालन करते हुए करें इबादत। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे फिलहाल चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।